नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के परतों को खोलेंगे जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी से जुड़ी है, गूगल की कहानी। जी हाँ। कैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गया अल्फाबेट। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत भी हैं, जैसे गूगल के पुनर्गठन पर एक काफी गहरी केस स्टडी है। उसकी जो मुख्य ताकतें हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज, उस पर एक निबंध है। फिर वो .com बबल का जमाना था ना, हाँ हाँ। उस पर एक ऑनलाइन चर्चा मिली। और गूगल के इतिहास और उसके वो जो विशाल विज्ञापन कारोबार है, उस पर विकिपीडिया के कुछ हिस्से हैं। तो आज हमारा मिशन मतलब क्या है? हम गूगल के विकास को, उसकी बदलती रणनीतियों को, उसकी असली ताकत को और जो भी मुश्किलें आई उन्हें समझना चाहते हैं। सही, वो आहा मोमेंट्स ढूंढने हैं। हाँ बिल्कुल, वो निर्णायक पल जिन्होंने इस टेक जायंट को वो बनाया जो आज है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत स्टैनफोर्ड से ही करते हैं। साल था 1996। दो पीएचडी छात्र थे, लारी पेज और सरगेई ब्रिन। एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, नाम था बैकरब। बैकरब, हाँ सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया तो क्रांतिकारी था ना? बिल्कुल सही कहा। उनका जो मूल विचार था, वो वेब के लिंक स्ट्रक्चर को एक तरह से, क्या कहते हैं, वो वोटिंग सिस्टम की तरह देखने का था। वोटिंग सिस्टम? अच्छा। हाँ, जैसे एकेडमिक दुनिया में नहीं होता कि किसी रिसर्च पेपर की अहमियत इससे तय होती है कि कितने दूसरे पेपर्स ने उसे साइट किया है। हाँ हाँ, साइटेशंस। हाँ, बस वैसे ही वो वेब पेजों को रैंक करना चाहते थे। और इसी से निकला वो मशहूर पेज रैंक एल्गोरिदम। ये सिर्फ ये नहीं देखता था कि पेज पर क्या है, मतलब रेलेवेंस, बल्कि ये भी कि कितने और कौन से दूसरे पेज उससे लिंक कर रहे हैं, अथॉरिटी और इंपॉर्टेंस, वो चीज। ये उस समय के सर्च इंजनों से बिल्कुल अलग सोच थी। और वो मजेदार किस्सा भी तो है कि शुरुआती गूगल सर्वर वो लेगो ब्रिक्स के बने केस में रखे थे। हाँ, दिखाता है कि मतलब जुगाड़ से भी बड़े काम हो जाते हैं। सही बात है, बड़े आइडियाज अक्सर साधारण शुरुआत से ही निकलते हैं। लेकिन ये सिर्फ आइडिया नहीं था, इसके पीछे ठोस क्षमताएं थीं। हाँ, यहीं पर वो बिजनेस स्ट्रैटेजी की जो बात है ना, कोर कॉम्पिटेंसीज या मुख्य क्षमताएं, वो सामने आती हैं। ये वो अनोखे स्किल्स और प्रोसेस होते हैं जो एक कंपनी को दूसरों पर बढ़त दिलाते हैं। गूगल के मामले में ये शुरू से ही मतलब साफ थी। जैसे? पहली, जबरदस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, खासकर वेब कंटेंट को बड़े पैमाने पर इंडेक्स करना और उसको संभालने वाला वो जो स्केलेबल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसे बनाना और चलाना। और दूसरी? दूसरी थी इनोवेशन की संस्कृति, मतलब कल्चर ऑफ इनोवेशन। शुरू से ही कुछ नया करने पर जोर, प्रॉब्लम को अलग ढंग से देखने पर जोर। हाँ। यही वो चीज है जो गूगल की कहानी में बार बार आती है। जब वो अपनी इन कोर कॉम्पिटेंसीज के पास रहे ना, सर्च, स्केलिंग, इनोवेशन, तो सफल हुए। जो बहुत दूर गए तो अक्सर मतलब फेल हुए। अच्छा, ये क्लासिक उदाहरण है कि अपनी जड़ों को समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो इन क्षमताओं से ही फिर मुख्य उत्पाद निकले होंगे, कोर प्रोडक्ट्स। हाँ, निश्चित रूप से। पेज रैंक इंडेक्सिंग टेक्निक, जिसका पेटेंट तो स्टैनफोर्ड के पास था, लेकिन गूगल को एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला था। वो पहला कोर प्रोडक्ट था। राइट। फिर आया गूगल एड्स, जो विज्ञापन का मंच बना, और गूगल मैपिंग प्लेटफॉर्म। इन कोर प्रोडक्ट्स ने फिर अनगिनत एंड प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। वेब सर्च, जीमेल, मैप्स, एंड्रॉयड, क्रोम, यूट्यूब, क्या नहीं है। हाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है। और सोचिए, शुरुआत में गूगल ने अपनी ये कीमती इंडेक्सिंग टेक्निक अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर याहू को लाइसेंस पर भी दी थी। अरे वाह, ये तो नहीं पता था। लेकिन कंपनी चलती कैसे थी? मतलब पैसा कहाँ से आया? मैंने सुना है पेज और ब्रिन शुरू में विज्ञापनों के बिल्कुल खिलाफ थे। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। 1998 का उनका जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर था ना, उसमें उन्होंने एड बेस्ड सर्च इंजन मॉडल की आलोचना की थी। कहा था कि इससे सर्च रिजल्ट्स में बायस आ सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी। कंपनी चलानी है, सर्वर खरीदने हैं, इंजीनियर रखने हैं, पैसा तो चाहिए था। तो फिर सिद्धांतों से समझौता? समझौता कहना शायद ठीक ना हो। उन्होंने एक मतलब बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड विज्ञापनों की अनुमति दी। अच्छा। जो पेज के डिजाइन को खराब ना करें, जल्दी लोड हो, एक तरह से यूजर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी। और फिर 2000 में आया गेम चेंजर, एडवर्ड्स, जिसे आज हम गूगल एड्स कहते हैं। एडवर्ड्स, हाँ, उसने ऐसा क्या अलग किया? उसका मॉडल क्रांतिकारी था। पेपर क्लिक, मतलब पीपीसी। पीपीसी, हाँ। विज्ञापन दिखाने के पैसे नहीं लगते थे। पैसे तभी लगते थे जब कोई यूजर विज्ञापन पर क्लिक करता था।
ये विज्ञापन दाताओं के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि खर्च पर कंट्रोल मिलता था। हालांकि ये मॉडल पूरी तरह उनका अपना नहीं था। एक कंपनी थी goto.com। हाँ, सुना है। वो बाद में ओवरचे बनी। हाँ, जिसे याहू ने खरीद लिया। उन्होंने इसे पहले इस्तेमाल किया था। इस पर बाद में पेटेंट का मुकदमा भी हुआ था, जो गूगल और याहू के बीच सेटलमेंट में खत्म हुआ। गूगल ने याहू को अपने स्टॉक दिए थे उसमें। अच्छा, और गूगल ने इसमें अपनी खासियत कैसे डाली? मतलब क्या अलग था गूगल के एड्स में? रेलेवेंस पर जोर, प्रासंगिकता। गूगल ने यह पक्का किया कि विज्ञापन यूजर की सर्च क्वेरी से ज्यादा मेल खाएं। इससे यूजर्स को बेकार विज्ञापन नहीं दिखे और विज्ञापन दाताओं को बेहतर नतीजे मिले। विन विन। एडवर्ड्स देखते देखते गूगल की कमाई का मेन इंजन बन गया। और फिर एडसेंस भी तो आया था। हाँ, एडसेंस ने इस मॉडल को और फैला दिया। इसने वेबसाइट मालिकों को अपनी साइट पर गूगल के विज्ञापन दिखाकर कमाई करने का मौका दिया है। हाँ, वो तो बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आय का जरिया बना। बिल्कुल। इसके बाद तो फिर बड़े बड़े अधिग्रहण हुए। 2003 में ब्लॉगर, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। 2006 में यूट्यूब, जो आज कितना बड़ा है हम सब जानते हैं। हाँ। और 2007 में विज्ञापन टेक्नोलॉजी कंपनी डबल क्लिक। हर अधिग्रहण ने गूगल की पहुंच और विज्ञापन क्षमताओं को मतलब कई गुना बढ़ा दिया। आज के गूगल एड्स की बात करें तो ये कुकीज और कीवर्ड्स के अलावा और किन चीजों पर निर्भर करता है? एआई का रोल होगा अब तो। हाँ, अब इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। एआई पावर्ड टूल्स हैं जो विज्ञापन कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में, सही ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करते हैं। और साथ ही प्राइवेसी नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे यूरोप का जीडीपीआर। हाँ, वो तो है। तो उसके लिए गूगल कॉन्स्टेंट मोड जैसी चीजें आई हैं, जो यूजर की सहमति के हिसाब से डेटा कलेक्शन एडजस्ट करती हैं। ये एक लगातार चलने वाली कोशिश है, मतलब यूजर प्राइवेसी और विज्ञापन की इफेक्टिवनेस के बीच संतुलन बनाने की। और ये सब तब हो रहा था जब इंटरनेट की दुनिया में वो अजीब सा दौर चल रहा था, .com बबल। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो माहौल गूगल के शुरुआती विकास के लिए कितना अहम और खतरनाक दोनों था। सही कहा। वो दौर तो वाकई मतलब अजीब था। 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में इंटरनेट कंपनियों को लेकर एक जबरदस्त, आप कह सकते हैं लगभग अतार्किक उत्साह था। हाँ। निवेशकों को लगता था बस किसी कंपनी के नाम के आगे .com लगाए तो वो अरबों की बन जाएगी, भले ही उसका कोई बिजनेस मॉडल हो या ना हो, मुनाफा हो या ना हो। जैसे आजकल एआई स्टार्टअप्स का हाल है थोड़ा। हाँ, कुछ वैसा ही कह सकते हैं। उस वक्त बस .com होना ही काफी था। जैसा कि वो रेडिट चर्चा बताती है, ये सिर्फ हाइप था, प्रचार, जो हकीकत से बहुत आगे निकल गया था। बहुत पैसा बर्बाद हुआ होगा उसमें तो। अरे बिल्कुल, बहुत ज्यादा पैसा बिना सोचे समझे लगाया जा रहा था। Pets.com जैसी कंपनियां थी जिन्होंने करोड़ों डॉलर विज्ञापन पर फूके और फिर डूब गए। वो उस दौर का प्रतीक बन गई। लेकिन इस बबल के फूटने के बाद भी एक बात साफ हो गई, इंटरनेट में दम है, उसमें संभावना है। और उस दौर में गूगल का आना और टिक जाना, वो उसकी तकनीक और मॉडल की मजबूती दिखाता है। उस समय याहू डायरेक्टरी थी, ऑल्टा विस्टा जैसे सर्च इंजन थे, पर गूगल के पेज रैंक जैसा असरदार कुछ नहीं था। रेडिट चर्चा में ये बात भी उठी कि आज एआई को लेकर वैसा ही माहौल है जैसा तब इंटरनेट को लेकर था। क्या लगता है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है? इतिहास कभी बिल्कुल वैसे तो खुद को नहीं दोहराता, पर पैटर्न जरूर होते हैं। नई तकनीक आती है, उत्साह आसमान पर पहुंचता है, भारी निवेश होता है, कुछ कंपनियां चलती हैं, बहुत सी डूब जाती हैं। ये टेक्नोलॉजी का चक्र है। गूगल उस चक्र से बचकर निकला था। अब देखना है कि आज की कंपनियां एआई के साथ कैसे आगे बढ़ती हैं। गूगल की सफलता में सिर्फ तकनीक या बिजनेस मॉडल ही नहीं, उसकी वो जो अनोखी वर्क कल्चर थी, उसका भी बड़ा हाथ माना जाता है। खासकर वो 20% समय वाली नीति। हाँ, वो गूगल की पहचान का एक मतलब अहम हिस्सा बन गई थी। इंजीनियरों को ऑफिशियली अपने काम का 20% टाइम, यानी हफ्ते का एक दिन, अपनी पसंद के साइड प्रोजेक्ट्स पर लगाने की छूट थी। इसके पीछे सोच ये थी कि भाई, स्मार्ट और क्रिएटिव लोगों को आजादी दो तो वे कुछ कमाल का बना सकते हैं, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद भी ना हो। और ऐसा हुआ भी। गूगल न्यूज, एडसेंस, जीमेल, यहाँ तक कि ऑर्कुट, जो भारत में कभी बहुत पॉपुलर था। हाँ, ऑर्कुट। ये सब इसी 20% समय के प्रोजेक्ट्स के तौर पर शुरू हुए थे। ये तो कमाल है। हाँ, इसे कुछ एनालिस्ट ने इवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कहा, या मजाक में बिना स्ट्रैटेजी वाली स्ट्रैटेजी। मतलब ये मानना कि कुछ बड़ी हिट्स मिल जाएंगी जो कई फेलियर्स की भरपाई कर देंगी। ये एक्सपेरिमेंट करने और उससे सीखने का कल्चर था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू है असफलताओं की एक लंबी, बहुत लंबी लिस्ट। बिल्कुल। गूगल प्लस, गूगल ग्लास, जिस पर कितना हाइप था। हाँ, गूगल ग्लास। गूगल वेव, बज, रीडर,
अरे रीडर के बंद होने पे तो बहुत लोग दुखी हुए थे। हाँ, मैं भी उनमें से एक था। ऑर्कुट भी बाद में बंद हो गया। कनॉल जो विकिपीडिया जैसा बनाने की कोशिश थी, प्रोजेक्ट लून गुब्बारों से इंटरनेट वाला, ये तो कुछ ही नाम है। सही बात है। एक स्रोत में तो ऐसी करीब 35 बड़ी असफलताओं का जिक्र है। ये दिखाता है कि आजादी और प्रयोग का मतलब गारंटीड सफलता नहीं है। और ये हमें फिर उसी कोर कॉम्पिटेंसी वाली बात पर ले आता है। जब गूगल अपनी मुख्य ताकत सर्च, विज्ञापन, बड़े पैमाने की कंप्यूटिंग से बहुत दूर के एरिया में गया तो सक्सेस रेट काफी कम रहा। मतलब सिर्फ पैसा और स्मार्ट लोग होना काफी नहीं है। नहीं, फोकस और किसी क्षेत्र में गहरी महारत वो भी उतनी जरूरी है। जैसे जैसे गूगल बढ़ा ये और कॉम्प्लेक्स होता गया होगा, इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, और फिर 2015 में आया वो बड़ा बदलाव, अल्फाबेट का बनना। ये क्या था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, 2015 में गूगल ने खुद को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया। एक नई पेरेंट कंपनी बनाई गई, नाम रखा गया अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट ये एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी मतलब एक ऐसी मूल कंपनी जो दूसरी कंपनियों के शेयर्स रखती है पर खुद सीधे तौर पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बनाती। अच्छा। गूगल खुद अल्फाबेट की सबसे बड़ी सब्सिडरी बन गई, जिसमें उसका कोर बिजनेस सर्च, विज्ञापन, यूट्यूब, एंड्रॉयड, मैप्स ये सब शामिल था। और वो जो बड़े बड़े सपने वाले थोड़े रिस्की प्रोजेक्ट्स थे, सेल्फ ड्राइविंग कार, बायोटेक रिसर्च, स्मार्ट होम वाले। हाँ, जैसे वेमो सेल्फ ड्राइविंग कार, कैलिको लाइफ एक्सटेंशन रिसर्च, नेस्ट स्मार्ट होम, इनको अदर बेट्स यानी अन्य दाव नाम के एक अलग सेगमेंट में डाल दिया गया। अदर बेट्स। अल्फाबेट बनाने के पीछे कई बड़े कारण थे। पहला तो जैसा आपने कहा, कंपनी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। एक ही छत के नीचे सर्च इंजन से लेकर बायोटेक तक सब कुछ चल रहा था। सही बात है। दूसरा, निवेशक ज्यादा पारदर्शिता चाहते थे, ट्रांसपेरेंसी। वो साफ साफ देखना चाहते थे कि भाई गूगल का मेन धंधा कितना कमा रहा है और ये जो नए भविष्य वाले दांव हैं, अदर बेट्स, उन पर कितना पैसा लग रहा है और उनसे क्या निकल रहा है। केस स्टडी में एक और दिलचस्प कारण बताया गया है, टॉप टैलेंट को कंपनी में बनाए रखना। ये कैसे? ये भी एक अहम पॉइंट था। देखिए, टेक इंडस्ट्री में जो टॉप के इंजीनियर और लीडर होते हैं ना, वो अक्सर बड़ी सेट कंपनियों को छोड़कर नई एक्साइटिंग स्टार्टअप्स में चले जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो अल्फाबेट स्ट्रक्चर के जरिए गूगल ने इन अदर बेट्स को एक तरह से अल्फाबेट के अंदर ही स्टार्टअप जैसा माहौल देने की कोशिश की। उम्मीद थी कि इससे लीडर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी महसूस होगी और वे कंपनी में बने रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल नजरिए से देखें तो ये एक इंटीग्रेटेड से पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाने जैसा था। हर हिस्से का अपना अलग फोकस। हाँ, अपना फोकस, अपना नेतृत्व। इस रीस्ट्रक्चरिंग से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ी। जैसे वो 2016 के आंकड़े थे, गूगल सेगमेंट का रेवेन्यू लगभग $90 बिलियन और अदर बेट्स का सिर्फ 800 मिलियन, और उसमें भी भारी नुकसान। हाँ, और यहीं से इस पुनर्गठन की चुनौतियां और आलोचनाएं भी शुरू हुई। पारदर्शिता जो थी वो एक दोधारी तलवार साबित हुई। मतलब पारदर्शिता तो अच्छी चीज है ना? अच्छी चीज है, लेकिन जब इसे ये साफ देखने लगा कि अदर बेट्स सेगमेंट साल दर साल अरबों डॉलर का नुकसान कर रहा है, एक टाइम पर तो ये $6 बिलियन तक पहुंच गया था। बाप रे। तो निवेशकों का दबाव बढ़ गया। पहले ये नुकसान गूगल के बड़े प्रॉफिट में कहीं छिप जाता था, अब साफ नजर आ रहा था। तो इन भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर जल्दी रिजल्ट दिखाने या लागत कम करने का प्रेशर बना। तो क्या इसका असर गूगल की उस मशहूर मून शॉट वाली संस्कृति पर पड़ा, वो जो बड़े क्रेजी आइडिया पर पैसा लगाने वाली बात थी? ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। केस स्टडी ये बताती है कि अल्फाबेट बनने के बाद कैपिटल एलोकेशन मतलब पैसा कहाँ लगाना है, उसको लेकर ज्यादा सख्ती बरती गई। हर सब्सिडियरी से फाइनेंशियल डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस की उम्मीद बढ़ गई। कुछ आलोचक मानते हैं कि इससे वो पुरानी, थोड़ी बिखरी हुई लेकिन बेहद इनोवेटिव संस्कृति वो कुछ हद तक कमजोर हुई। मतलब थोड़ा ज्यादा कंट्रोल आ गया। हाँ, कह सकते हैं। वो जो हजारों फूलों को खिलने दो वाला दौर था, वो अब शेयर होल्डर की उम्मीदों की हकीकत से टकरा रहा था। और अलग अलग यूनिट्स के बीच तालमेल, कल्चर क्लैश, वो सब भी हुआ होगा। बिल्कुल। केस स्टडी में नेस्ट का उदाहरण दिया गया है, जिसे गूगल ने खरीदा था। हाँ, स्मार्ट होम वाला। नेस्ट के लीडर्स को गूगल में विलय के बाद ऑटोनॉमी और रिसोर्सेस का वादा किया गया था, लेकिन अल्फाबेट बनने के बाद उन्हें लगा कि उन पर ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रोल आ रहा है, गूगल का कल्चर हावी हो गया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि नेस्ट के कई मुख्य लोग कंपनी छोड़कर चले गए। ये दिखाता है कि एक बड़े ग्रुप के तहत अलग अलग कंपनियों को चलाना आसान काम नहीं है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इतने सालों बाद भी अल्फाबेट का लगभग 90% रेवेन्यू आज भी गूगल के विज्ञापन बिजनेस से ही आता है। सही बात है। अदर बेट्स में से कोई भी अब तक गूगल सर्च जितना बड़ा या प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुआ है। ये सवाल तो बना ही हुआ है कि क्या ये दांव कभी सफल होंगे? निश्चित रूप से।
ये एक अल्फाबेट के सामने एक स्थायी चुनौती है। क्या वो विज्ञापन के अलावा रेवेन्यू के बड़े स्रोत बना पाएगा? जब कमाई का 90% हिस्सा विज्ञापनों से आता हो तो जाहिर है उस पर सवाल भी उठेंगे। हमारे स्रोत कई तरह के विवादों का जिक्र करते हैं, खासकर इस बात को लेकर कि गूगल अपने मंच पर किस तरह के कंटेंट की अनुमति देता है, किसकी नहीं। हम यहाँ सिर्फ उन दावों को रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, और ये विवाद कई तरह के हैं। एक बड़ा मुद्दा ट्रेडमार्क का है। गूगल विज्ञापन दाताओं को दूसरों के ट्रेडमार्क वाले कीवर्ड्स पर बोली लगाने देता है। इस पर यूरोप में लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स ने केस किए थे। अदालत ने माना कि कीवर्ड खरीदना अपने आप में उल्लंघन नहीं है, लेकिन अगर विज्ञापन से कंफ्यूजन होता है तो वो उल्लंघन हो सकता है। ये एक कॉम्प्लेक्स लीगल एरिया है। फिर कंटेंट को लेकर भी प्रतिबंध और विवाद रहे हैं। बिल्कुल, गूगल ने टाइम पर कुछ खास तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाई है, जैसे वो स्टूडेंट्स के लिए निबंध लिखने वाली सर्विसेज, हाँ। या कोविड महामारी की शुरू में फेस मास्क के विज्ञापन जब उनकी कमी थी। 2018 में वो थर्ड पार्टी आईटी सपोर्ट सर्विसेज के विज्ञापनों पर बैन लगा दिया था। अच्छा। क्यों? गूगल ने कहा कि ये धोखाधड़ी रोकने के लिए है, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसे राइट टू रिपेयर यानी मरम्मत के अधिकार वाले आंदोलन को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा। ये भी एक एंगल है। पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विवाद भी हैं। हाँ। जीवाश्म ईंधन कंपनियों पर ग्रीन वॉशिंग के लिए गूगल एड्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगे हैं। ग्रीन वॉशिंग मतलब खुद को पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक दिखाना जितना आप असल में हैं। जैसे तेल कंपनी शेल का नेट जीरो जैसी सर्च टर्म्स पर विज्ञापन चलाना, जबकि उनका मुख्य काम तो कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा है। अच्छा। इसी तरह गलत सूचना और नफरत फैलाने वाली वेबसाइटों को अनजाने में विज्ञापन रेवेन्यू मिलने का मुद्दा भी बार बार उठाया। स्रोतों में द गेटवे पंडित, ओप इंडिया जैसी साइट्स का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें गूगल एड से फंडिंग मिली और जिन पर गलत या भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप हैं। सही है। सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट और प्रो पब्लिका जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स ने दिखाया कि कैसे गूगल का ऑटोमेटेड विज्ञापन सिस्टम अनजाने में ऐसी साइट्स को पैसा पहुंचा सकता है। गूगल ने बाद में कई मामलों में कार्रवाई की है, कुछ साइट्स को डिमोनेटाइज किया है, लेकिन ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हानिकारक सामग्री को रोकने के बीच संतुलन बनाना। बिल्कुल। एक और संवेदनशील मुद्दा अमेरिका में गर्भपात विरोधी क्राइसिस प्रेगनेंसी सेंटर्स द्वारा विज्ञापनों के इस्तेमाल का रहा है, जिन पर महिलाओं को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। ये सारे विवाद एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करते हैं, एक इतने बड़े विज्ञापन मंच होने की जिम्मेदारी। सही। गूगल लगातार उस संतुलन को साधने की कोशिश कर रहा है कि प्लेटफॉर्म खुला रहे लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना हो। अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। एआई के आने से गूगल में बड़े बदलावों की आहट है। निश्चित रूप से सीईओ सुंदर पिचाई खुद कह चुके हैं कि एआई गूगल सर्च को मतलब फंडामेंटली बदल देगा। सर्च अब सिर्फ लिंक्स की लिस्ट नहीं रहेगी, बल्कि जटिल मल्टी लेयर्ड सवालों के सीधे संक्षिप्त जवाब देने में सक्षम होगी। एआई ओवरव्यूज, जिसे पहले एसजीई कहते थे, और गूगल का जेमिनी मॉडल, ये सब इसी दिशा में बड़े कदम हैं। लक्ष्य क्या है? सर्च को ज्यादा संवादात्मक बनाना? हाँ, ज्यादा संवादात्मक, ज्यादा सहज बनाना। कहा जा रहा है कि 2025 तक सर्च में बड़े बदलाव दिख सकते हैं, जहां यूजर एक ही सवाल में कई पहलू पूछ सकेगा और एआई उसे समझकर जवाब देगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां भी बहुत हैं। पहली चुनौती तो मौजूदा बिजनेस मॉडल के लिए ही है। अच्छा, कैसे? देखिए, वॉइस सर्च बढ़ रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा, लोग सीधे जवाब चाहेंगे। हाँ। अगर लोगों को सीधे जवाब मिल जाते हैं तो वे विज्ञापन वाले लिंक्स पर क्लिक क्यों करेंगे? इससे गूगल का मेन एड रेवेन्यू प्रभावित हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। और कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ मिलकर अपने सर्च इंजन बिंग को एआई से लैस कर दिया है और वो गूगल को कड़ी टक्कर दे रहा है। और इन सब के ऊपर है रेगुलेटरी स्क्रूटनी का बढ़ता दबाव, एंटी ट्रस्ट जांच। हाँ, अमेरिका और यूरोप में दोनों जगह गूगल पर अपनी बाजार की ताकत का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में बड़े मुकदमे चल रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग ने तो गूगल के सर्च एकाधिकार को तोड़ने के लिए कंपनी को मतलब विभाजित करने तक का सुझाव दिया है। अच्छा, जैसे क्रोम ब्राउजर या विज्ञापन तकनीक के कुछ हिस्सों को बेचना शामिल हो सकता है। हालांकि ये अभी सिर्फ सुझाव हैं, फाइनल फैसला आना बाकी है। तो गूगल की इस पूरी यात्रा का सार क्या निकलता है? हमने क्या सीखा? ये कहानी है इनोवेशन की, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी यानी सर्च पर गहरे फोकस की, विज्ञापन से चली ग्रोथ की,
अल्फाबेट जैसे बड़े रणनीतिक बदलावों की और प्रयोग करने की एक ऐसी संस्कृति की जिसमें जबरदस्त सफलताएं भी हैं और उतनी ही बड़ी विफलताएं भी। एकदम सही कहा। कंपनी ने सर्च और ऑनलाइन विज्ञापन में महारत हासिल की, जो आज भी उसकी कह सकते हैं लाइफलाइन है। हाँ, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में विस्तार, जिन्हें अदर बेट्स का नाम दिया गया, वो रास्ता उतना आसान या सफल साबित नहीं हुआ है। अल्फाबेट का ढांचा इसी दुविधा को, इसी टेंशन को मैनेज करने का एक प्रयास था, मेन बिजनेस को बचाते हुए भविष्य के लिए नए दांव खेलना। लेकिन यह संतुलन बनाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। गूगल का इतिहास हमें सिखाता है कि सर्च जैसे कोर एरिया पे फोकस ने उसे अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि बहुत ज्यादा फैलाव और डाइवर्सिफिकेशन अक्सर असफल रहा। अब गूगल अपना पूरा जोर एआई पर लगा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या एआई गूगल की अगली महान सफलता बनेगी, उसकी अगली कोर कॉम्पिटेंसी, या ये भी अदर बेट्स की लंबी लिस्ट में एक और महंगा प्रयोग साबित होगा जो मेन बिजनेस से ध्यान और संसाधन खींचेगा? बड़ा सवाल है। क्या एआई गूगल की पहचान और उसके दबदबे को फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखता है, या ये उसके मूल आधार से एक भटकाव साबित हो सकता है? ये वो प्रश्न है जिस पर आने वाला समय ही जवाब देगा।